नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं हिंदी, जीएस और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके आगामी प्रश्नों के लिए परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न हिंदी से। और सभी जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं इस लिंक से, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन स्टार्ट कर लें, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना हम किसी देरी के। पहला प्रश्न है मेरा हिंदी का, भूर्ध संधि का विच्छेद संधि विच्छेद निकालना है। इसका ए ऑप्शन है भू प्लस ध्वा, बी ऑप्शन है भू प्लस ऊर्ध्व, और सी है भू प्लस ध्वा, और डी है भू प्लस वा। तो भूर्ध का जो संधि विच्छेद होगा वो भू और प्लस ऊर्ध्व। ठीक, विच्छेद क्या होता है? जब किसी शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो उसके जो पहले भाग में जो आए और दूसरे में जो आए उनका कोई अर्थ निकालता हो, तो इसमें अर्थ निकलता है ना। भू माने क्या होता है? पृथ्वी है। ठीक, और ऊर्ध्व माने क्या होता है? ऊर्ध्व माने होता है ऊपर। ठीक, कहते हैं ना ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर ना। तो भू माने पृथ्वी और ऊर्ध्व माने ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर। और इसमें क्या है? भू प्लस ध्वा, कोई अर्थ नहीं निकलता, इसमें भी कोई मतलब नहीं निकलता, इसमें भी कोई नहीं निकलता। तो संधि विच्छेद वही इंसान निकाल पाएगा जिसमें इसके वर्णों को अर्थ निकालने की क्षमता होगी, कि हाँ दोनों का हम अर्थ निकाल लेंगे, तो सही ऑप्शन चुन लेगा कि हाँ इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, तो राइट आंसर लगा देगा। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अब बात करें इसमें संधि विच्छेद किया है तो इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें क्या है, देखो, भू और प्लस ऊर्ध्व। तो देखो ऊ इधर भी है और ऊ इधर है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के क्या हुआ? बड़ा ऊ बना। तो जब दो ऐसे शब्द मिलते हैं तो उसमें क्या होता है? दीर्घ होता है, तो बड़ा ऊ मतलब दीर्घ हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण। दीर्घ संधि के उदाहरण में हम बता दें, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व माने क्या होता है? ह्रस्व माने होता है छोटा, ये ह्रस्व, और दीर्घ माने होता है बड़ा। ठीक, तो छोटा आ ई उ री के बाद समान स्वर, फिर वैसे ही वही स्वर आए आ ई उ री, तो इनको जोड़ के जो शब्द बनता है तो बड़ा ऊ बनता है, बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनते हैं। तो ऐसे स्वर आएंगे तो दीर्घ में कहलाएंगे, और दीर्घ माने बड़ा ही होता है। तो अगला प्रश्न हमारा है, नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। तो इरादा या भाग्य होता है, बी ऑप्शन इरादा या निश्चित होता है, सी है निश्चित और इरादा होता है, डी भाग्य निश्चित। तो नियत और नियत का जो सही अर्थ क्या होता है? इसमें होता है निश्चित और इरादा। ठीक, तो नियत माने क्या है? कहते नहीं कि वो मतलब 5 बजे निश्चित समय पर आ गया या नियत समय पर आ गया। ठीक, तो नियत माने निश्चित होता है। और नियत माने क्या? कहते नहीं कि तुम्हारा नियत बहुत ही खराब है यार। ठीक, तो नियत क्या है? नियत माने तुम्हारा इरादा नेक नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं है? दुष्ट, गधा, तिनका या खरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, खर के लिए खरा नहीं होगा। खर का अर्थ गधा भी होता है और दुष्ट भी होता है, और तिनका कहते नहीं कि अरे झाड़ू लगा दो, जो खर पड़ा है दरवाजे इसको उठा के फेंक दो। तो खर माने तिनका भी होते हैं, और खर माने गधा भी होता है, दुष्ट भी होता है, लेकिन खरा नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादप, किंकर या हेम? तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वृक्ष, पादप माने वृक्ष होता है ना, तो यही होगा। प्रसून तो फूल का पर्यायवाची होता है, और जो किंकर होता है, किंकर माने होता है सेवक, सेवा करने वाला, ये सेवक होता है। और हेम जो है ये पर्यायवाची होता है स्वर्ण का, सोने का। ठीक, पादप माने पेड़ होता है। पेड़ का और भी पर्यायवाची हम बता दें तो तरु, पादप, विटप, गाछ, ध्रुम, साखी, ये पेड़ के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सन्यासी का विलोम क्या होगा? ग्रह त्यागी, गृहस्थ, सी ऑप्शन साधु, या डी दुर्जन? तो सन्यासी का मतलब होता है जो सन्यास धारण कर ले और घर द्वार छोड़ के चला जाए, वही सन्यासी है। लेकिन जो उसका घर में रहेगा, घर गृहस्थी वाले लोग तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो होगा गृहस्थी वाले, तो गृहस्थ होंगे घर वाले। सन्यासी होता है जब घर परिवार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो उसका सन्यासी का विलोम जो होगा गृहस्थ होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न दिया हुआ है,
निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगाया है? तो तद्धित प्रत्यय में पठनीय है, बी ऑप्शन कृपालु है, सी है गंतव्य और डी है हंसोड़। तो इसमें जो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण दिया है वो है कृपालु। ठीक, कृपालु कृपा संज्ञा प्लस आलु प्रत्यय से बना है। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि में जुड़कर नए शब्द का प्रचलित रूप बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। शेष दिए हुए शब्द पठनीय है, गंतव्य है तथा हंसोड़ है, ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। सही ना। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ए ऑप्शन आलस, बी है कुष्ठ, सी है अंधकार और डी उल्लास। तो इसमें पूछा तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द फिलहाल इसका तो आलस होगा। ठीक, क्योंकि आलस का तत्सम जो होता है आलस से होता है, आलस। ठीक, और जो कुष्ठ होता है इसका होता है कोढ़, कहते हैं ना कोढ़ की बीमारी हो गई। और उल्लास का जो होता है इसका होता है हुलास, ये हुलास होगा ना। और इधर क्या है, अंधकार है, अंधकार का होता है अंधेरा। ये इसके तद्भव रूप हैं। ठीक, फिलहाल इसका सही जो आंसर है वो आलस होता है। अगला प्रश्न हमारा है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? ठीक, मेरा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन में शब्द विचार, बी है वर्ण विचार, सी है वाक्य विचार और डी भाषा विचार। तो इसमें जो शब्दों के भेद रूप का आंसर जो होगा वो फिलहाल शब्द विचार होता है इसका। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहते हैं। जब वर्ण के भेद, रूप, बनावट पर विचार किया जाता है तब वह वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। जब भाषा को रेखांकित करके विचार किया जाता है तब वह भाषा विचार होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक और विभक्ति से भी प्रश्न आते हैं तो आप लोग फिलहाल पता ही होगा सबको। ऑप्शन ए में है कर्म, बी है कारण और सी है अपादान और डी संपादान। तो इसमें क्या लगा है, बस से। ठीक, तो जब बस से आए तो क्या है, कर्ता प्रथमानी कर्म द्वितीय को करण तृतीया से द्वारा, है ना, इसमें से आया तो करण, करण कहीं दिख रहा है, ये है देखो बी ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर जो होगा करण। अगला प्रश्न हमारा है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या है, धनी है, सवर्ण है, श्रेष्ठ है या कुलीन होता है? तो उच्च कुल में जो जन्म लेता है उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो होता है कुलीन, जबकि एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सवर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानी, कहानियाँ होता है या कहानियाँ होता है या कहानी होता है या कहानियों होता है? तो कहानी शब्द का बहुवचन जो होता है कहानियाँ होता है। अगला शब्द हमारा है प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं तो मतलब पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग होगा? सुबह, दोपहर, सांझ या दिन? तो इसमें क्या होगा, सुबह अच्छी होती है, दोपहर में बहुत धूप होती है, सांझ भी ठंडक होती है और दिन बहुत बड़ा होता है, दिन बहुत बड़ा होता है। तो ये होगा इसका डी, पुल्लिंग से है दिन, डी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी 4। तो इसमें पूछा क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो फिलहाल क्रिया विशेषण तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। रूप के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, फिलहाल क्रिया विशेषण के हम रूप बता दें, जो 3 बताएं कौन कौन से हैं। तो पहला होता है मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण। ठीक, दूसरा है, लिख लीजिएगा, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण है।
और तीसरा होता है करण क्रिया विशेषण। करण क्रिया विशेषण यही होते हैं तीन। ठीक, अब अगर इनकी हम व्याख्या कर बता दें तो सुन लो। तो मूल क्रिया विशेषण का बता रहे हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जो किन्हीं दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, जैसे ठीक है, दूर है, अचानक है, फिर है, नहीं है आदि ये सब। और यौगिक में क्या होता है, जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द के प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है। यौगिक, योग माने जोड़ना ही होता है, तो इनका जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा तभी बनेगा। तो ऐसे क्रिया विशेषण जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द, प्रत्यय या पद से होता है वही यौगिक क्रिया विशेषण के रूप हैं। जैसे प्रतिदिन, घर बाहर, जहाँ तहाँ, यथाक्रम, तो इसको पद जुड़े हुए ना दो। अगला है कारण क्रिया विशेषण। तो जो शब्द किसी विशेषण, कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह खाक पड़ेगा, तो इसमें खाक क्या है, कारण है। जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, तो इसमें सिर क्या है, ये भी कारण है। तो इसका सी ऑप्शन फिलहाल सही है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, शब्द कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। कोई शब्द, इसमें देखो कोई क्या है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संयुक्तवाचक है। तो कोई जो होता है वो तो फिलहाल अनिश्चयवाचक का ही रूप होता है। ठीक, इसका राइट आंसर डी होगा। जैसे उदाहरण में होए कोई, कोई, हर कोई, और कोई आदि जो हैं ये अनिश्चयवाचक के रूप होते हैं। और फिलहाल हम बता दें, जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं शब्दों को उनको सर्वनाम तो कहते हैं। और इनके अगर भेद बता दें सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं। ठीक, जैसे हैं क्या, पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है। ठीक, टोटल 6 होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सही शब्द को पहचानिए। तो सही शब्द इसमें क्या है, षड्यंत्र, खड़यंत्र, षड्यंत्र या खड़यंत्र। तो षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है, षड्यंत्र ऐसे ही लिखा जाता है ना, अभी तक देखा होगा तो फिलहाल यही सही होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, उस सही पहचानो। ऑप्शन ए में है, वह नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक, गौर से पढ़िएगा और देखिएगा इसमें गलती कहाँ पे है। आपने क्या कहा था, सो मैंने नहीं सुना। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। डी ऑप्शन, वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहीं न जाएंगे। तो इसका राइट आंसर, इसमें चिन्ह गलत प्रयोग हुआ, इसका जो है सही आंसर ये होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। ठीक, वाक्य में विराम चिन्ह गलत का प्रयोग हुआ है। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, अतः शुद्ध वाक्य उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ होगा। प्रश्न पूछा गया है ना इसमें। द्रग का वर्ण विच्छेद बताइए। द प्लस री प्लस गा प्लस आ, द प्लस र प्लस उ प्लस गा, द प्लस री प्लस गा, द प्लस र प्लस आ प्लस उ प्लस गा प्लस आ। तो इसका सही रूप क्या होगा, इसका जो सही रूप होगा फिलहाल ए आंसर सही होगा ये। अगला प्रश्न हमारा, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या सोहनलाल द्विवेदी। तो हल्दी घाटी का तो फिलहाल राणा प्रताप तो युद्ध लड़े थे, तो ये युद्ध की बात नहीं कर रहा फिलहाल, इनके जो है पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल श्याम नारायण पांडे की ये रचना है। ठीक, और इनकी अन्य रचनाएं हम बता दें, जैसे हैं जौहर है, तुमुल है, रूपांतर आरती तथा जानमान इन्हीं की है, काव्य विधा है। ठीक, अगला क्या है, अगला फिलहाल गद्यांश है, मैं इसको पढ़ के बता दूं। देखो गद्यांश से 4 प्रश्न 5 पूछे जाते हैं। गद्यांश को पढ़ने से पहले आप पहले प्रश्न देख लिया करो, उसके बाद गद्यांश पढ़ा करो, लेकिन मैं फिलहाल पढ़ के बता रहा हूँ। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है।
इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी जाती है। तो अब इसमें से पूछे गए हैं प्रश्न, कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का तात्पर्य क्या होता है? जीवन में दोनों उपयोगी हैं, एक दूसरे के पृथक, एक दूसरे पर आश्रित, या डी किसी अन्य तत्व पर आश्रित। तो अन्योन्याश्रित जो शब्द दिया हुआ है ये फिलहाल इसका ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कभी कभी पूछ लेता है। एक दूसरे पर आश्रित का क्या होगा सही अर्थ? तो उसका जो राइट आंसर होगा, ये वाक्यांश के लिए शब्द में पूछा जाता है, इसका राइट आंसर यही सी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला प्रश्न इसी से है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो, जो कल्पना पर आधारित हो, या जो जीवनोपयोगी हो। तो कौन सी कला उपयोगी होती है? जो जीवन पर आधारित हो वो कला सबसे बेहतर होती है, डी ऑप्शन ना। अगला प्रश्न है, एक लाइन है, पढ़ो। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन पानी। तो इसमें पूछा है पद में से कौन सा भाव है? करुण भाव, ओज भाव, सुकुमार भाव, या मधुर भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल ये मधुर भाव का उदाहरण है। पद में मधुर भाव है। उपयुक्त पंक्ति में राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन है जो कि सीता जी के समक्ष उनकी सखियों द्वारा किया जा रहा है। उनके सौंदर्य को सुनकर सीता जी के हृदय में मधुरता और श्रृंगारिता का भाव जागृत हो रहा है, जिसके कारण उपयुक्त पद मधुर भाव होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट जी रहा मेरा। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सामान्यतः या गजट में प्रकाशित होती है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की मानी जाती है, इससे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। ठीक, यह कथन इसका गलत है, बी ऑप्शन, ये नहीं होता है इसमें, और सब होता है। अगला प्रश्न हमारा है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन मन की बात जानना, बी ऑप्शन विशेष जानकारी प्राप्त करना, सी अपने वश में करना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का जो अर्थ होगा है फिलहाल इसका विशेष जानकारी प्राप्त करना होता है, ये वाला। जबकि उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का अर्थ होता है मन की बात जानना। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है ब्याज निंदा अलंकार, बी ऑप्शन ब्याज स्तुति अलंकार, सी है विभावना, और डी है विश्व। फिलहाल इन अलंकारों को तो कभी तुम सुने नहीं होंगे, सुने भी होंगे तो फिलहाल जानकारी सही से नहीं होगी इसमें। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल होगा ब्याज स्तुति अलंकार। अब हम इसको बता दें कि ये होते क्या हैं। गंगा की टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार है। यहाँ देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही, ठीक, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है। वाक्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। समझ में आया क्या होता है ब्याज स्तुति? अगला प्रश्न हमारा है, अवधि का निजी छंद क्या है? ए है बरवय, बी है कवित्त, सी है रोला, और डी छप्पय। तो अवधि का जो निजी छंद होता है फिलहाल वो बरवय होता है। इसे अर्धसम्मातिक छंद कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों पहला तथा तीसरा में 12-12 मात्राएं तथा सम चरणों में दूसरा और चौथा जो होते हैं उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभक्त। तो विभक्त का तो फिलहाल जुगुप्सा होता है।
अद्भुत का ही विस्मय होता है, हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद होता है। इसका सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, यह किसके हस्ताक्षर हैं, अध्यापक ने छात्र गणों को समझाया। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है फिलहाल यह किसके हस्ताक्षर हैं, ठीक। और उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए और वह प्रातःकाल घूमने जाता है, अध्यापक ने छात्रों को समझाया, ये सब गलत है। अगला प्रश्न हमारा है, कृताकृत में समास कौन सा है? ए ऑप्शन तत्पुरुष, बी है अव्ययीभाव, सी है कर्मधारय और डी द्विगु समास। तो कृताकृत में जो समास होता है कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह है कृत प्लस आकृत, ठीक। कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे सद्भावना है, छुट भइये, कदन है, महापुरुष है, नीलोत्पल है, पीताम्बर है, शीतोष्ण है, नीलपीत है, अधर पल्लव है, चरण कमल है, मुख चंद्र है, नरसिंह है, शैलोन्नत है आदि ये सब होते हैं कर्मधारय के उदाहरण। तत्पुरुष समास के उदाहरण बता दें, जैसे अकाल पीड़ित होता है, गौशाला होता है, पदच्युत होता है, राजभवन होता है, राजपुरुष होता है, और शास्त्र प्रवीण होता है। शास्त्र में प्रवीण है। अव्यय भाव के उदाहरण बता दें तो अव्यय भाव में आते हैं, जैसे यथार्थ है, यद्यपि है, आपादमस्तक है, प्रत्येक है, उपकूल है, निर्भय है, ये सब हैं अव्यय भाव के। और द्विगु समास में आपको पता हो, पहला जो वर्ड होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर है, शतांश है, पंच प्रमाण है, नवरत्न है, ये सारे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। प्रश्न हमारा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए क्या है जिसे जीता ना जा सके? ए है अजय, बी है अज्ञेय, सी अपराजय और डी दुर्जय। तो इसका जो सही आंसर होगा फिलहाल अजय होता है, जिसे जीता ना जा सके। आ माने होता नहीं, अजय माने जीतना। अगला प्रश्न हमारा, शिखा कौन सा अर्थ गलत है? शिखा का दीपक की लौ, कलंगी, शिखर या शिक्षा। तो शिखा का जो गलत वर्ड है वो शिक्षा नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, नसीहत, सीख। और जब दीपक की लौ, कलंगी, शिखर, शिखा का अर्थ होता है। अगले हमारे प्रश्न हैं जीएस के कुछ, शायद 1 मिनट देख लेते हैं। इधर तो रीजनिंग है, जीएस के कुछ प्रश्न बाकी है, उसको हम करा देते हैं। जी है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी 1 मिनट जूम कर लें थोड़ा। ये प्रश्न हमारा है, भारत में वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई? तापी नदी, गोदावरी, नर्मदा या सरस्वती नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा फिलहाल सरस्वती नदी होगा, ठीक। सरस्वती नदी के किनारे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों की अग्रवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है फिलहाल। इसे नदीतमा, नदियों की माता कहा गया है। सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है, खत्म हो गई, ठीक, इसका काम खत्म। अब अगला प्रश्न हमारा है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? ए ऑप्शन अशोक, बी है संप्रति, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी दशरथ। तो इसका जो सही आंसर होगा फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य से इसने युद्ध किया था। और यह युद्ध 305 से 303 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई तथा भारत और ग्रीस सेल्यूसड साम्राज्य के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित किए। अगला प्रश्न हमारा है,
मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? ऑप्शन ए है जयपुर के जयगढ़ किले में, बी है गोलकुंडा के गोलकुंडा जिले में, सी है जोधपुर के मेहरानगढ़ में, या भटिंडा के किला में। तो इसका जो सही आंसर होगा फिलहाल ये भटिंडा के किला में इनको बंद किया था। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। उसके विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उलुद्दीन अल्तुनिया ने भटिंडा के किले में इसको कैद कर दिया। रजिया सुल्तान सल्तनत काल की गुलाम मुंशी शासिका इल्तुतमिश की पुत्री थी, सबको पता होगा। और रजिया का शासनकाल की अगर बात करें तो 1236 से 1240 में 4 साल इसने शासन किया। और हरियाणा के पास कैथल में इसकी हत्या हुई थी। ठीक, तुर्की सैनिकों ने इसको चुपके से मार दिया था, जा रही थी कहीं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस की कराची सत्र अधिवेशन 1931 से संदर्भ सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी इसमें। महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। सी ऑप्शन भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, या डी इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो फिलहाल इसमें क्या हुआ था, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। और इसके बारे में बता दें, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था यह मार्च 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन में एक चीज़ है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी कराची अधिवेशन में ही हुई थी। ठीक, और आगे बात करें, इसमें गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं कहाँ कहा गया? तो ये कराची अधिवेशन 1931 की बात थी, वहीं पे कहा गया। अगला प्रश्न हमारा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एस मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सी है सुखदेव तथा राजगुरु, और डी अरुणा सफली और सुभाष चंद्र बोस। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी फिलहाल इसको तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक, बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 में, और संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। और इस पार्टी का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष सीआर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए, जिसमें इस संविधान और कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस दल की जो उद्देश्य हैं उसके बारे में बता दें, इसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे। तो भारत को स्वराज दिलाना था, विधान परिषदों में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। और है इसमें सरकार की नीतियों पर घोर विरोध कर उसके कार्यों के अड़ंगा लगाने, जिसके सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। तो इसके उद्देश्य बताए गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो ऑप्शन ए है ढाका शहर, बी ऑप्शन इस्लामाबाद, और सी है एवरेस्ट, और डी अमरनाथ। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा फिलहाल ये होगा एवरेस्ट का है। ठीक, तो सही जवाब जो है इसका होगा सी, क्योंकि इसके हम अक्षांशीय व्रत विस्तार की बात करें तो एवरेस्ट का जो है 27.988 है। ठीक, और पूछा है किसका, दिल्ली का। तो दिल्ली का जो है वो फिलहाल है 28.7041, लगभग 1 अंश का फर्क है, तो यही है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? ठीक, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री व रुद्रप्रयाग। तो गंगा नदी मिलती है देवप्रयाग में, तब गंगा नदी का निर्माण होता है। तो देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में है, सभी को पता होगा, टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है नगर। यह पंचप्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम हो जाता है। इस संगम के आगे एक संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगा नदी की लंबाई की बात कर दें तो 2525 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में लगभग 1400 प्लस किलोमीटर ही बहती है, और 28 जिलों से 28 राज्यों से बहती है गंगा नदी।
28 जिलों से भारत जो है 28 राज्यों जिलों से बहती है अपने यूपी में। अगला प्रश्न हमारा है प्रांतों में द्वैध शासन डाइआर्की के उन्मूलन की संतुष्टि कब हुई? ऑप्शन है 1935 की भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी है 1947 भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी है 1858 के भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन डी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा ए ऑप्शन 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे ज़्यादा इसी का वो है अभाव अपने भारतीय संविधान में। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की बात करें तो 1919 के अधिनियम द्वारा दी गई है। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, उन्मूलन समाप्त करना। अगला प्रश्न हमारा है भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित किससे है? राज्यों से, और बी ऑप्शन नगर पालिका, सी है केंद्र शासित प्रदेश और डी पंचायत। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल केंद्र शासित प्रदेशों से इसका संबंध है। और आगे इसमें बात और करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें निश्चित कर दिया गया है। केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 242 तक होता है। पंचायत का उल्लेख बता दें तो पंचायत, इसमें अगर पंचायत की बात करें तो अगर पूछ ले किस भाग में है, पंच ऐसे याद करो, पंच पंच मैंने क्या होता है 5 और 4 से 4, तो कितना मिला के हुआ 5 4 9 हुआ, तो क्या हो भाग 9। तो पंचायत का जो है भाग 9 है। हाँ, तो पंचायत में अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 243 से 243 का से आड़ा तक है इसमें। और नगर पालिका का जो उल्लेख है 9A के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 छ तक। फिलहाल इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भाषाई आधार पर फिलहाल अलग हुआ वाली बात है तो आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, लेकिन इसके और क्या परिणाम दिए हुए हैं बता रहे हैं। इसमें दिया हुआ है इसके इधर सरदार पटेल, सीतारामैया व जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो सही जवाब होगा फिलहाल ये इसके धार थे। इसके भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। तो आंध्र प्रदेश कब हुआ पुनर्गठन आयोग से? 1953 में बना था, पहला भाषाई आधार पे। अगला प्रश्न हमारा है भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय के आकलन की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? जगदीश भगवती, VKR राव, कौशिक बसु या मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है VKR राव है। ठीक, वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने के वाले प्रमुख अर्थशास्त्री, इनका पूरा नाम विजेंद्र कस्तूरी रंगन वरदराज राव, ये फुल नाम है इनका। जगदीश चंद्र भगवती एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुसंधान के लिए जाना जाता है और इनको 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। 2000 में पद्म विभूषण दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? गांव की सड़कों के सुधार, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, और डी है खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग। तो हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं हुआ? इसमें गांव की सड़कों का कोई सिस्टम नहीं था बल्कि ये खेती बाड़ी से संबंधित थे। अब हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये MS स्वामीनाथन थे, तेलंगाना के रहने वाले, जो हाल ही में अभी 98 वर्ष की उम्र में ख़त्म हो गए ना। और इसमें क्या है अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि का वर्णन किया गया, जबकि हरित क्रांति में गांव की सड़कों का कोई सुधार करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है स्मृति मंधाना के बारे में दिया हुआ, इनका क्या है मतलब किस हाथ से खेलती हैं, बॉलिंग करती क्या है? दाएं हाथ की बल्लेबाज है, बाएं हाथ की गेंदबाज है।
दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज। तो आप लोगों को मैच भी देखना चाहिए। अब इसमें से ये भी प्रश्न पूछ लेते कौन किस हाथ से बॉलिंग करता है, किस हाथ से बैटिंग करता है, किस हाथ से खाना खाता है। अजीब क्वेश्चन है ना। इसका जो सही आंसर फिलहाल बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है, स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न है हमारा, फिनलैंड की राजधानी क्या है? ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न या डबलिन। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी। ताशकंद जो है ये तो उज्बेकिस्तान की है। बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी। डबलिन का बताएं तो ये आयरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग, जॉन बार्बर, सी है एडविन बियर्ड बडिंग और डी है निकोलस कॉलन। तो इसका जो सही जवाब प्रेरण कुंडली का आंसर है निकोलस कॉलन ने है किया। प्रेरण कुंडली कम वोल्टता वाले स्रोत से उच्च वोल्टता प्राप्त करने वाली एक युक्ति होती है और इसका आविष्कार की बात करें तो 1836 में हुआ था इसका आविष्कार। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, करंट के क्वेश्चन थे। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कर रहा होगा? ऑप्शन ए है एशिया, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है दक्षिणी अमेरिका और डी यूरोप। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये एशिया महाद्वीप अपना है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IEA ने भविष्यवाणी की कि एशिया पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कर रहा होगा। एशिया का अधिकांश बिजली उपभोग चीन में होगा, जिसकी वैश्विक खपत का हिस्सा 2015 में 1/4 से बढ़ाकर 225 तक 1/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQIA 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7वां। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल 5वां होगा। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया? ऑप्शन ए है रणबीर कपूर, बी है अक्षय कुमार, सी है रामचरण तेजा और डी आयुष्मान खुराना। तो सही जवाब फिलहाल इसका जो है आयुष्मान खुराना होगा, इनको ही बना गया। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकारों को राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी होती है जिसे 11 सितंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया? ऑप्शन ए है नताशा पेरियानायागम, बी है स्वाति दवे, सी अरुणा मिलर और डी अद्वय मिश्रा। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल होगा ए ऑप्शन है इसका, ये नताशा। फरवरी 2023 में भारतीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरियानायागम को अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने विश्व भर के 76 देशों में कम से कम 1.5 लाख छात्र छात्राओं की ऊपरी ग्रेड स्तर की परीक्षा के नतीजे के आधार पर लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे मेधावी छात्र घोषित किया है। बताओ भला। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया? ऑप्शन है ए सिक्किम है, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम और डी मेघालय। तो इसका जो सही जवाब फिलहाल है ये असम में बनाया गया है। 26 फरवरी 2023 के असम के मुख्यमंत्री जो थे हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के कामरूप, असम का जो पुराना नाम है वो कामरूप है, ठीक, कामरूप जिले में पूर्वोत्तर भाग की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता के बारे में बात करें तो 5 टन प्रतिदिन संपीड़ित बायोगैस उत्पादन होगा। बायोगैस वही मीथेन वाला,
जो कच्चे माल जैसे गोबर, नगर निगम के ठोस कचरे आदि का उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है 65 के बाद 66। ये कंप्यूटर के प्रश्न है, इनको हम बाद में करवा देंगे, पहले इनको पढ़ लो आप, ठीक। अब है उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यूपी स्पेशल कंप्यूटर के हैं, रीजनिंग के बाद में हम आप लोगों को करवा देंगे, ओके। कहाँ गया यूपी स्पेशल, ये रहा यूपी स्पेशल, ये रहा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो ऑप्शन ए है 1000, बी ऑप्शन है 980, सी है 1020 और डी 915। तो शहरी निकाय की बात करें तो इसमें फिलहाल 915 है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दृष्टि से 18 मंडल हैं, संभाग बोले तो 75 हैं और जिला 75 जिले हैं और 915 नगरीय निकाय हैं, 825 विकास खंड और 8135 न्याय पंचायतें हैं, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? फिलहाल आप लोगों को हम बता दें, यूपी से स्पेशल से कोई भी परीक्षा हो तो आप ये 2 या 3 प्रश्न 101% साक्षरता और जनगणना से संबंधित उत्तर प्रदेश के आएंगे। तो बेहतर ढंग से आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाले प्रश्न में और परीक्षाओं में प्रश्न छूटे न जनगणना से। तो इसका जो ए ऑप्शन है मैनपुरी, बी है बहराइच, सी है बदायूं और डी है श्रावस्ती। इसका जो सही जवाब होगा श्रावस्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले क्रमशः है श्रावस्ती में है। श्रावस्ती कहाँ गया है? इसमें क्या है 46.74% है ये। फिर बहराइच है 49.4% ये। और उसके बाद है बलरामपुर आएगा फिर 49.51%। इसका श्रावस्ती आंसर होगा। अगला प्रश्न ये देखो, जनगणना के प्रश्न है ना, ये सब किसी न किसी परीक्षा में यूपी स्पेशल में आए हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, मतलब जहाँ पे 1 मिलियन जनसंख्या नहीं? ए है आगरा, बी है प्रयागराज, सी है मेरठ और डी मुरादाबाद। तो इसमें क्या है ना कि मुरादाबाद नहीं है 1 मिलियन में। इसमें कानपुर नगर है सबसे ज़्यादा, फिर लखनऊ आएगा, उसके बाद गाज़ियाबाद है, आगरा है, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज आते हैं। जबकि मुरादाबाद नगर की जनसंख्या तो अभी 0.89 मिलियन ही है। अगला प्रश्न है कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? तो कल्प योजना का जो संबंध है इसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़ना, उसमें आध्यात्मिक माहौल, स्कूलों में राष्ट्रगान एवं सरस्वती वंदना का गाया जाना तैयार करना, ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 85 है हमारा, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6 हैं, 7 हैं, 4 हैं या 5 है? तो इसमें जो हैं फिलहाल 6 अनुभाग इसमें हैं। वर्तमान में 6 अनुभाग हम बता दें कौन कौन से हैं। तो मुरादाबाद है, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, आगरा और झांसी, यही 6 अनुभाग। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहराइच में है, रांची है, झांसी है या पटना में? तो चारा अनुसंधान फिलहाल कई बार मुख्यतः पड़ता है झांसी में। और झांसी में क्या है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का भी पूछ लेता है, कभी सम्मिलित करना या ऐसे कुछ पूछ लेता है वन लाइनर। तो झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी है। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली में शोक का त्यौहार? ये कई बार पूछा जाता है। दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? सहारिया, बैगा, पहाड़िया या थारू? तो थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक। यदि इस दिन अपने पूर्वज उनकी मान्यता क्या है, यदि इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं तो जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित। किरात क्या है? वो जो देखो महाभारत में देखा होगा ना किरात को,
शिकार विकार करता है वही है आदिवासी। अगला प्रश्न, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध? द्वारिका प्रसाद, विषम नारायण, द्रौपद नाथ या नवल किशोर? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध फिलहाल हैं रघुपति सहाय। ठीक, इनका बात करें इनकी तो 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1982 नई दिल्ली में प्रसिद्ध इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल ए नगमा है। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है प्रयागराज और डी मिर्ज़ापुर। तो इसका जो सही जवाब होगा यह है प्रयागराज में स्थापित है। अगला प्रश्न हमारा है 89 के बाद 90 जी दिया हुआ है, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है? ए है मेरठ, बी है सहारनपुर और सी है झांसी, डी बदायूं में। तो फिलहाल ये बना है तो बदायूं में बना है। नवाज इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था जिसे इखलास खान के रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ था 1054 में हुआ था हिजरी संवत में, यानी 1690 में ईस्वी में। इस मकबरे की जो लंबाई है बता दें 152 फुट 152 फीट और चौड़ाई बताएं तो 150 ये। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए है शुजाउद्दौला, बी है आसफुद्दौला, सी है राजा चेत सिंह और डी राजा महिप नारायण सिंह। तो इसमें फिलहाल राजा चेत सिंह किए थे। अंग्रेजों का मोर्चा 1780 से 81 का नेतृत्व इन्होंने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह को 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया, जिन्हें 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। बताओ भला, ऐसे चुरकट राजा पैदा हुए अपने देश में, इसीलिए तो बिक गया सब। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई क्या है? ए है 300 किलोमीटर, बी है 250, सी है 302.2 किलोमीटर और डी है 400 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब फिलहाल है इसका 302.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी है मुरादाबाद, सी है प्रयागराज और डी खुर्जा। तो सिरेमिक सिटी के नाम से फिलहाल खुर्जा को ही जाना जाता है। बात की उत्तर प्रदेश के राज्य खुर्जा में क्या है, वो खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम। मुरादाबाद पीतल नगरी। अगला प्रश्न हमारा है ये देखो आ गया, उत्तर प्रदेश के जिले के पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, सबको पता है मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या डी मध्य? तो सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो है पश्चिमी भाग। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा इसलिए क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, न पानी की सुविधा है, न सड़कें हैं, इस वजह से पिछड़ा बहुत है, न खाद्यान्न उत्पन्न होता है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? इटावा, कन्नौज, आगरा या फिरोजाबाद? सुहाग नगरी का मतलब होता है औरतें क्या सुहाग नगरी, सुहाग के क्या प्रतीक है? चूड़ियाँ हैं उनकी सुहाग के प्रतीक, तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? फिरोजाबाद है। तो इसका सही आंसर फिलहाल डी होगा। कन्नौज है इत्र के लिए, आगरा है ताजमहल के लिए, यमुना नदी के किनारे हैं।
कन्नौज का कांदकुब्ज भी पुराना नाम था, दिमाग में रख लेना। कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नहीं, देख लीजिए, जिला दिया हुआ है और इधर उद्योग धंधे। मुरादाबाद पीतल का काम, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज़। तो फिलहाल मुरादाबाद भी सही है। बरेली भी फर्नीचर का काम होता है, बेंत का काम है, और वहाँ सुरमा वगैरह जो होता है। सहारनपुर कागज़ के लिए ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन प्रतापगढ़ तो कालीन नहीं, कालीन के लिए तो भदोही प्रसिद्ध है ना, भदोही। प्रतापगढ़ किसके लिए है? आंवला। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूँ, चावल, तिलहन, कपास। तो फिलहाल गेहूँ भी होता है, चावल भी होता है और तिलहन भी होता है। लेकिन बात करें कपास की, कपास तो उत्तर प्रदेश में नहीं होता, क्योंकि ये तो होता है महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में होता है ना ये, क्योंकि इनके लिए काली मिट्टी चाहिए। अपने यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे कपास होगा ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर। बी है गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी। सी है गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का। और डी है इनमें से सभी। तो जो रबी की फसल में क्या आता है, देखो गेहूँ के सीजन में ही चना कटता है, तो चना भी होगा, और मटर भी कटता है, जौ भी कटता है। जौ को बात करें, जौ होता क्या है, तो आप सत्तू खाए हो? सत्तू, सत्तू किससे बनता है? जौ, जिसको हमारे यहाँ देहाती भाषा में गोजाई भी बोलते हैं, गोजाई। ठीक, ये है, तो जौ उसे उसे जौ बोलते हैं। ठीक, पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में जौ का ही मिला था ना, अनाज। रबी का मतलब क्या होता है? रबी का मतलब होता है सूर्य। मैं बता दूं, रबी का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य किस सीजन में ज़्यादा चमकता है? गर्मी में चमकता है। तो गर्मी में कौन कौन सी फसलें काटी जाती हैं? देखो अब इस समय देखो रबी की फसल कट रही है, तो गेहूँ भी कट रहा है, चना भी कट रहा है, मटर भी कट चुकी है ना, जौ भी कट रहा है। तो ये चारों चीज़ें जो रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो और 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी है, जायद है, खरीफ में फसलें होती हैं। खरीफ में धान वगैरह है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल। जूट है, गन्ना है, कपास है, तिलहन है। तो वाणिज्यिक फसल के रूप में क्या होता है? गन्ना होता है वाणिज्यिक फसल। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादन हुआ है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और सबसे ज़्यादा इधर गन्ने की बात करें तो कुशीनगर साइड में चले जाओ तो आपको गन्ना ज़्यादा मिलेगा। तो ये थे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जीएस हिंदी और उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और आप लोग बेहतर ढंग से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम 3-4 घंटे का समय लगता है। तो आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन डिमोटिवेट ना हो, इससे बेहतर है कि आप लाइक कर दो और पॉजिटिव कमेंट देना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि चुनाव के बाद उम्मीद है कि आपकी परीक्षाएं लग जाएंगी, तो आप पहले से तैयारी नहीं करोगे। तो फिलहाल परीक्षा निकाल पाना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, रेगुलर समय पढ़ाई में दो, और बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में, उसके बाद फिर जीएस की क्लास में। रेगुलर आप लोग मेहनत करते रहो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।